Hello students, here Sanchalika Mishra, and now I am going to teach my subject pathophysiology, and my today's topic is tuberculosis. And now फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। तो ट्यूबरकुलोसिस एक टाइप का इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है, और बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने में उसे हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। और जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है वो मेनली आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, बट लंग्स को इफ़ेक्ट करने के साथ साथ ये कभी कभी दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी इफ़ेक्ट करता है, जैसे किडनी, स्पाइन, ब्रेन्स। तो जब टीबी आपके लंग्स के अलावा किसी दूसरे पार्ट में अफेक्ट करता है तो इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो वेरी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ट्यूबरकुलोसिस आपके स्पाइन में है तो आपको बैक पेन होगा। अगर ट्यूबरकुलोसिस किडनी में है तो ब्लड यूरिन में क्या होगा, ब्लड आएगा। तो जिससे हम ये जान लेते हैं कि इसके जो साइन और सिम्टम्स हैं वो डिफ़र करते हैं। देन इसका टीबी का जो सिम्टम है, मेनली जो टीबी है वो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको पूरी तरीके से प्रिवेंट करने की कोशिश करती है, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है। और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करता है, और जब प्रिवेंट नहीं हो पाता है तब इसके सिम्टम्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है लेटेंट टीबी और दूसरा है एक्टिव टीबी। तो जो हम लेटेंट टीबी पहले पढ़ेंगे। जो लेटेंट टीबी होता है वो मेनली एक टीबी का इन्फेक्शन है। ये जो टीबी का बैक्टीरिया होता है लेटेंट टीबी में, वो बॉडी के अंदर रहता है बट वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है, जिसकी वजह से इसका कोई सिम्टम्स हमें नहीं पता चलता है। तो इसे हम इनएक्टिव टीबी भी कह सकते हैं। और ये जो लेटेंट टीबी होता है ये कॉन्टेजियस नहीं होता है, मतलब इसमें इसका इन्फेक्शन नहीं होता है। बट हमें अगर हम इसको ट्रीट ना करें, अनट्रीटेड छोड़ दें, तो ये क्या होता है कि आपका एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका भी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसा कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में एस्टिमेटेड 2 बिलियन पीपल्स ऐसे हैं जिसके अंदर लेटेंट टीबी होता है। एंड एक और है एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी को मेनली क्या होता है, इसमें जब भी पेशेंट को में एक्टिव टीबी होता है, मतलब जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो बॉडी में एक्टिव हो जाता है, तो ये बीमार कर देता है। और जो इसके सिम्टम्स हैं वो कुछ हफ्ते से लेकर कुछ साल में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है। तो हम जब इसके साइन एंड सिम्टम्स एक्टिव टीबी के ही मेनली पढ़ेंगे। तो जो एक्टिव टीबी के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम्स और सबसे कॉमन सिम्टम होता है कफिंग। कफिंग, अगर किसी भी पेशेंट को 3 से 4 हफ्ते तक कफ खांसी आ रही है, कफ में ब्लड आ रहा है, या फिर चेस्ट पेन है, या फिर ब्रीदिंग करते टाइम आपको पेन हो रहा है, और अनइंटेंशनल वेट लॉस, मतलब कि अचानक से बॉडी का वेट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, बॉडी का वेट कम हो रहा है। इसके बाद फटीग का मतलब होता है थकान, फीवर, नाइट स्वेट, रात में पसीना आना, चिल्स, अचानक से ठंड लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख, इसमें टीबी के कंडीशन में भूख नहीं लगती है। ठीक है। ये तो हो गए हमारे साइन एंड सिम्टम्स कुछ टीबी के। ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि डायग्नोसिस। मेनली टीबी का जो डायग्नोसिस होता है वो सबसे पहले तो हम फिज़िकल एग्जामिनेशन से पता लगाते हैं कि टीबी है कि नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं आपका लिम्फ नोड। अगर लिम्फ नोड में स्वेलिंग है और तो हम ये समझ जाते हैं कि टीबी हो सकता है। या फिर इसके बाद हम ब्रीदिंग की इसका साउंड सुनते हैं स्टेथोस्कोप लगाकर। उससे भी अगर ब्रीथ का साउंड डिफ़र कर रहा है तो भी हम ये गेस करते हैं कि फिज़िकल एग्जामिनेशन से कि टीबी है कि नहीं है। इसके बाद कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं। इसमें मेनली हम ट्यूबरकुलोसिस में एक स्किन टेस्ट करते हैं। एक सिंपल स्किन टेस्ट होता है। इसमें हम ट्यूबरकुलिन, कुछ स्मॉल अमाउंट में ट्यूबरकुलिन का बैक्टीरिया आपके इनसाइड 4 आर्म्स के इनसाइड नीचे की तरफ हम इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद इंजेक्ट करने से 48 से 72 आवर्स के बाद जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो चेक करते हैं। अगर इंजेक्शन की साइट पे स्वेलिंग है तो हम ये देख लेते हैं कि हमें कंफर्म हो जाते हैं कि इस पेशेंट को टीबी है।
ठीक है। नाउ इसके बाद हम और कंफर्म होने की कोशिश करते हैं तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो ब्लड टेस्ट में मेनली यही होता है, जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें टीबी का बैक्टीरिया हमें अगर दिखाई देता है तो कंफर्म हो जाता है टीबी है। इसके बाद हम इमेजिंग टेस्ट कराते हैं, एक्सरे या फिर सीटी स्कैन कराते हैं। अगर हमें लंग्स में कुछ वाइट स्पॉट नज़र आते हैं तो एक्टिव टीबी के चांसेस होते हैं। एंड स्प्यूटम टेस्ट भी करते हैं। अगर चेस्ट का एक्सरे कराने से जो आपका चेस्ट के एक्सरे से जो ट्यूबरकुलोसिस के साइंस अगर शो हो रहे हैं तो उसके बाद हम स्प्यूटम टेस्ट करते हैं। और अगर स्प्यूटम में भी टीबी का बैक्टीरिया है तो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाते हैं कि टीबी ही है। ठीक है। नाउ ट्रीटमेंट में अगर किसी भी पेशेंट को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। जो इसका जो ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक का, उस 6 से 9 महीने तक चलता है। और कुछ मोस्ट कॉमन टीबी ड्रग्स होती हैं जो हम सबसे पहले देते हैं। इसमें आइसोनियाजिड हो गया, रिफैम्पिन हो गया, इथम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, ये सब है। ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस, इसमें देखो कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। अगर टीबी किसी पेशेंट के है तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी स्टार्ट होते हैं। जैसे स्पाइनल पेन होने लग जाएगा, जॉइंट जो आपके जॉइंट हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलोस अर्थराइटिस। और आपके ब्रेन, जो आपके ब्रेन को कवर करती है मेम्ब्रेन, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी तो उसे मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। लीवर और किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। और लास्टली हार्ट डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है। नाउ प्रिवेंशन, इसके कुछ प्रिवेंशंस होते हैं। जैसे जिस भी पर्सन को टीबी है तो उसे हमेशा स्टे होम, घर पे होना चाहिए, घर पे रहना चाहिए, लोगों से दूर, अकेले रूम में रहना चाहिए, लोगों से दूर होना चाहिए कुछ वीक तक, फर्स्ट फ्यू वीक तक तो उसे ये बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। इसके बाद वेंटिलेट द रूम, जो जिस रूम में वो पेशेंट है वो रूम पूरा वेंटिलेटेड होना चाहिए। वहाँ पे हवा प्रॉपर आनी चाहिए। एंड कवर योर माउथ, जो भी टीबी का पेशेंट है उसको अपने माउथ को हमेशा कवर करके रखना चाहिए जिसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो। वियर अ मास्क पहनना चाहिए जिससे कि ये ट्रांसमिट ना हो वन पर्सन टू अदर पर्सन। ओके, सो थैंक यू सो मच।